हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसआर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु के मंत्री परिषद के संदर्भ में विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु ने इस बात पर बल दिया है कि राजशक्ति का प्रयोग अकेले राजा के द्वारा नहीं वरन संस्थागत रूप में किया जाना चाहिए। मंत्री परिषद की आवश्यकता बताते हुए मनु ने लिखा है, किसी भी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने वाला राज्य कार्य तो अकेले राजा के द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता। मंत्रियों की संख्या के बारे में मनु का विचार है कि सामान्य स्थिति में राजा 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है और अंतरिम तौर पर यह माना है कि राजा शासन कार्य की आवश्यकता के अनुसार उनकी संख्या तय करे। मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में कुछ योग्यताएं बताई हैं, या जिन्हें हम मंत्रियों की नियुक्ति के सिद्धांत भी कह सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है मोलान वर्ग से नियुक्ति संबंधी सिद्धांत। इसके 2 अर्थ हैं। ऐसा परिवार जो कई पीढ़ियों से राज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हो उसे मंत्री बनाया जाना चाहिए, और दूसरा अपने राज्य यानी स्वदेश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए। दूसरा है शास्त्रज्ञ। मनु के अनुसार मंत्री को धर्म, अर्थ, काम नामक त्रिवर्ग से संबंधित शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरा है शूरता। मनु ने धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प से राज कार्य में आने वाले संकटों तथा बाधाओं का मुकाबला करने में समर्थ व्यक्ति को मंत्री पद के योग्य माना है। चौथा है कुलीनता। कुलीनता से आशय है उच्च वर्ग या कुल में जन्मे व्यक्ति स्वभाव से शिष्ट, विनम्र, सदाचारी, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता के धनी होते हैं। इसलिए कुलीन परिवार से संबंधित रखने वाले उच्च कुल में जन्मे वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए। साध्य प्राप्ति के संबंध में समर्थ हो, यानी 5वां जो हमारा पॉइंट है वो यह है कि ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ संकल्प वाला तथा उद्देश्य प्राप्ति के लिए लगातार कठोर परिश्रम करने वाला हो, अपने साध्य या उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ हो, सक्षम हो, उसे मंत्री पद दिया जाना चाहिए। छठा है सुपरीक्षित, यानी जिसका भली भांति परीक्षण या परीक्षा ले ली गई हो। मनु का निर्देश है कि राजा भली भांति परखे गए व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे, अर्थात सदाचार, चरित्र आदि की दृष्टि से व्यक्ति की पूर्ण परीक्षा करके ही उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस मनुस्मृति में मंत्रियों की व्यापक योग्यताएं, गुणों और उनके सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद के अंतर्गत दूसरा जो बात आती है महत्वपूर्ण, वह है मंत्रियों की विभाग पद्धति। मनु का मत है कि राजा को अपने पास राष्ट्र व कोष विभाग रखना चाहिए और अमात्य को दंड विभाग सौंपना चाहिए। शूरता, दक्षता व कुलीनता के गुणों से युक्त व्यक्ति को अर्थ विभाग देना चाहिए। ईमानदार, पवित्र आचरण करने वाला व्यक्ति को रतन व खान विभाग देना चाहिए। धर्म भीरु को अंतर्निवेश विभाग, शास्त्रों के ज्ञाता, शुद्ध अंतःकरण वाला, कार्यकुशल व कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह विभाग देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली किस तरह हो, उसकी मंत्रणा कैसे हो, इसके बारे में मनु का विचार क्या है। मनु के अनुसार
शासन संबंधी विषय पर मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। राजा को ऐसे सभी विषय मंत्री परिषद के सामने रखने चाहिए और इनमें से प्रत्येक विषय पर पहले प्रत्येक मंत्री से व्यक्तिगत मत को और उसके बाद मंत्रियों के सामूहिक मत को मालूम किया जाना चाहिए। मतलब शासन संबंधी जो विषय हैं उन पर पहले तो सभी मंत्रियों की पृथक पृथक राय लेके बाद में सामूहिक रूप से उनकी राय लेना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों के मत से परिचित होने के बाद राजा को उस पर विचार कर उसे अपनाना व क्रियान्वित करना चाहिए जो उसके राज्य के कल्याण की रक्षा व वृद्धि में सहायक हो। मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत ही मनु ने मंत्रणा के विषयों पर भी व्यापक प्रकाश डाला है कि किन किन विषयों पर राजा मंत्रियों से मंत्रणा कर सकता है। ये विषय हैं संधि के विषय, विग्रह के एवं स्थान के बारे में, राज्य के उदय, शत्रु पक्ष के आक्रमण व राजा द्वारा जीते गए प्रदेशों के बारे में। इन विशिष्ट विषयों के अतिरिक्त सामान्य विषयों पर भी मंत्रणा की जानी चाहिए। मंत्रणा के क्रम में ही मनु ने मंत्रणा का स्थान व समय के बारे में भी विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि राजा को पर्वत के शिखर, राजमहल अथवा जंगल के बीच वृक्ष रहित खुले स्थान या भाग में मंत्रणा करनी चाहिए। इनमें एकांत होना चाहिए तथा वहाँ राजा मंत्री या अन्य किसी गूंगे बहरे, जड़ बुद्धि, अति वृद्ध, रोगी स्त्री को नहीं आने देना चाहिए। तोता, मैना जैसे पक्षी सुने हुए वाक्यों को दोहराने के कारण मंत्रणा के समय इनका भी निषेध होना बताया गया है। तो इस प्रकार मनु स्मृति में मंत्रियों की योग्यताएं, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी योग्यता, गोपनीयता के बारे में विस्तार से विवेचन करते हुए मनु की मंत्री परिषद संबंधी समस्त व्यवस्था जो है वह काफ़ी विकसित हमें दिखाई पड़ती है। मनु ने मंत्रियों के विषय में प्राय वे सब बातें कह दी जो प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। उसने मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्रणा के समय, स्थान और मंत्रणा की प्रणाली को भी बताया तथा विभागीय प्रथा की भी ओर संकेत किया। मंत्रियों में एक मंत्री प्रधानमंत्री जैसा बताया गया है जिसे मुख्य अमात्य कहा गया है। इसके साथ ही मंत्रणा की गोपनीयता के सिद्धांत पर भी उसने बल दिया है। तो इस प्रकार जो है मनु ने मंत्री परिषद के बारे में अपने विचारों का विस्तार से प्रतिपादन किया है। हेलो स्टूडेंट।